हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका सेकंड फेज में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप इस क्लास को छोड़िएगा मत। 100% आपकी परीक्षा में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं ठीक वैसे ही सवाल यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ। अगर आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। सारे सवाल को आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित तैयार किया गया है। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ये चारों नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करके रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हमसे पूछा गया है तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता बंगाल का पहला गवर्नर, अगर आपसे पूछ लिया जाता बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। इसको आप नोट करें। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कैनिंग। ये दोस्तों भारत के फर्स्ट वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन है? कैनिंग। ये चार सवाल आपके एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, नोट कर लें। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, भागीरथी नदी पर, नील नदी पर, कावेरी नदी पर। ये चारों नदियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे और इन पर उपस्थित बांध हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये नील नदी पर स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों आपको कौन से बांध याद रखने? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, अलमाटी बांध। और एक दोस्तों है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा भागीरथी नदी, आपको दोस्तों याद होगा टिहरी बांध। टिहरी बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है भागीरथी नदी पर है। अब बात करते हैं कावेरी नदी, इस पर दोस्तों मैटूर बांध। कौन सा? मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कावेरी नदी पर। और दोस्तों इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है पेरियार नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में, 1875 में, 1881 में, 1887 में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों दशकीय आधार पर जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको नोट करके रखना है 1881 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता जनगणना दोस्तों पहली बार कब प्रारंभ हुई थी? 1872 में, इसको आप नोट करके रखें। लेकिन दशकीय आधार पर दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में। अब आपको कमेंट करके बताना है किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। मैंने आपसे पहले सवाल पूछा है कि कावेरी नदी, सॉरी दोस्तों पेरियार नदी, कौन सी? पेरियार नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? तो आप इसको नोट कर लें, इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की
बांध स्थित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछा है दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई, 1881 में। किस किस समय शुरू हुई, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपसे केवल नॉर्मल जनगणना पूछेगा तो 1872 में, तो आपको ध्यान में रखना है शुरू हुई थी 1872 में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लियोन में स्थित है, ल्यूशान में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको दोस्तों याद होगा 1894। पूरी तारीख लिखिएगा 23 जून 1894 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करना है ल्यूशाने में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है, थॉमस वॉक इसके वर्तमान में हेड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसीलिए दोस्तों 23 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए लियोन में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लियोन में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की, तो आपको याद होगा 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 90वीं बैठक, कौन से क्रम की, इसकी जो 90वीं बैठक है हमारे भारत देश में आयोजित हो रही है। और कहाँ पर, नई दिल्ली में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं वाशिंगटन डीसी। आपको याद आ रहा होगा वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहा जाता है। आपको मैंने कई बार नोट कराया है। अब दोस्तों न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय से, UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कमेंट करके बताना है UNO, इसकी दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि किसको चुना गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, सिराजुद्दौला ने किया था, मीर कासिम ने किया था। दोस्तों आपको बता दें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है किसने किया था, हेक्टर मुनरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट करके रखें। 100% आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा सवाल। अब दोस्तों ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो आपको याद रखना 1764। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी, इलाहाबाद की संधि होती है। इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों इन्होंने कब किया था, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और दोस्तों इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, बक्सर का युद्ध। दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, ये 1764 होगा, 1664 होगा कि 1764 होगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे इस सवाल को। लेकिन दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है, हेक्टर मुनरो ने किया है। और दोस्तों ये 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसको आप नोट करके रखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। अब आपको बताना है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। इन दोनों लोगों का नाम आपको कमेंट कर देना है। जितने सवाल मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ उतने सवाल मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूँ। उनके सारे जवाब आपको एक लाइन से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 आपको याद होगा, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। आपसे MTS में सवाल पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ सकता है। बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो आपको याद होगा 19 पदक जीते थे अपने भारत देश ने। और भारत देश का दोस्तों सभी देशों में कौन सा स्थान था, 24वां स्थान था। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा देश रहा था, तो आपको याद होना चाहिए चीन पहले स्थान पे था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। 7 पदक ये कब जीते, टोक्यो ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 3 कांस्य पदक, 4 कांस्य पदक जीते थे, आपको याद होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 61 पदक, ये दोस्तों कब जीते थे? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम 2022 है। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों 22 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 22 गोल्ड मेडल जीते थे। और कौन से क्रम का था? ये 22वें क्रम का था। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुए थे संपन्न, वो कौन से क्रम के थे, तो आपको याद होगा ये 32वें क्रम के थे। कौन से? 32वें क्रम के थे। और दोस्तों 33वें क्रम के कहाँ पर होंगे, तो आपको नोट करके रखना है, ये पेरिस में होने वाले हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि सिक्किम से सीमा साझे करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, इसको आप नोट करके रखिएगा। सिक्किम से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल है। दोस्तों ये बहुत रेयर राज्य है जो सिक्किम से सीमा साझा करता है, एकमात्र राज्य है, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब आपसे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। मैंने आपसे बताया था बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है, तो आपको मैंने बताया था पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और सबसे कम कौन सीमा साझा करता है? मिजोरम। इसको आप नोट करके रखें, ये सब आंकड़े। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? मिजोरम। और दोस्तों 2 बार सीमा साझा कौन करता है? असम। त्रिपुरा 3 बार, और मेघालय। यानी कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सभी राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? मिजोरम। और तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा। असम कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि कनक रेले का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। इन सब सवालों को हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब एक एक सवाल हमको रट गया होगा। दोस्तों कनक रेले, इनका संबंध किससे है? तो आपको नोट करना है मोहिनीअट्टम। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि दोस्तों इनका स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए यह सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हों, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल देने वाले हों। कनक रेले का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम से एक नाम आपको और याद रखना है, कल्याणी अम्मा। कौन सा? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। इनका संबंध किससे? तो आपको ध्यान में रखना है मोहिनीअट्टम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। फटाफट मैं आपको सारे ऑप्शन एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान कीजिएगा। भरतनाट्यम कौन कौन संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। और दोस्तों कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और दोस्तों कौन है? मृणाली साराभाई। इन दोनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना भरतनाट्यम। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से दोस्तों कौन कौन संबंधित है? आपको याद होगा राधा रेड्डी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई। इन तीनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुरी से दोस्तों कौन है? झावेरी बहनें। इसको आप लिख लें, झावेरी बहन। इनका संबंध किससे? मणिपुरी। अब दोस्तों शंकर देव, इनका संबंध किससे है? तो आपको कमेंट कर बता देना है शंकर देव का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। इनका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन चित्रकला से संबंधित है? दोस्तों इस सवाल को लेने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको इन 3 नामों से परिचित होना चाहिए आप। दोस्तों नंदलाल घोष, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है चित्रकला, इनसे संबंधित कौन है? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। नंदलाल घोष हो गए, अमृता शेरगिल हो गए, राजा रवि वर्मा हो गए, ये सबके सब चित्रकला से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, ये 4 सवालों में से आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछा जाता है।
13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को, 24 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों आपको बता दें संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये दोस्तों कब स्वीकार किए गए थे? 24 जनवरी 1950। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 13 दिसंबर 1946 इसको दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सॉरी दोस्तों, इसको प्रस्तावना का इसका दोस्तों प्रस्तावना का पहली बार उल्लेख किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 है। लेकिन संविधान सभा में दोस्तों इसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों प्रस्तावना इसको दोस्तों कब पारित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 13 दिसंबर 1946 है। लेकिन संविधान सभा में इसको पेश कब किया गया? 22 जनवरी 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं 22 जुलाई 1947, इसको क्या हुआ था? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा कब? 22 जुलाई 1947। उम्मीद करता हूं आपने सारे फैक्ट को अच्छे से याद कर लिया होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों एक से दो बातें मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा था दशकीय आधार पर जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। लेकिन दोस्तों किसके समय में हुई थी? रिपन। इसको आप नोट कर लें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे दोस्तों अगला पूछा गया है कि नगर पालिका का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षाओं को लेकर, लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में छपेगा यहां से सवाल है। भाग 4A, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नगर पालिका इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है भाग 9A। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप स्टार लगा के नोट कर लें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 4A इसके अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य, आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य, इसका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4A। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मैंने आपको बता रखा है रूस से लिए गए हैं। कहां से? रूस से लिए गए हैं। भाग 9 इसमें दोस्तों पंचायत का उल्लेख है। किसका? पंचायत का उल्लेख है। और भाग 9A इसमें दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख है। और भाग 9B इसके अंदर सहकारी समिति का उल्लेख है। सहकारी समिति का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9B। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं दोस्तों भाग 3 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार, जो कि कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 4 में दोस्तों क्या है? डीपीएसपी, क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। इन सभी भागों को आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख किया गया है? सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है एमटीएस में 2 से 3 बार, और आने वाली शिफ्टों में आपसे फिर से सवाल पूछा जाएगा। नागरिकता से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, कि संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता? दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 12 से 35 इसमें किसका उल्लेख किया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 5 से 11 तो आपको याद होगा ये नागरिकता है इसके अंदर, इसको भी आपको नोट करना है। बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें दोस्तों क्या है? ये इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28, अगर आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 25 दे रखे, 26, 27, 28 कोई सा भी दे रखे, तो आपका जवाब हो जाएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्ति अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसका अधिकार है। किसका? इसमें किसका उल्लेख है? 25 से 28 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको याद होगा आर्टिकल 32 से 35, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है, इसको आप नोट करके रखें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि गरवी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मैंने आपसे ये सवाल 2 से 3 बार पूछा, अभी तक किसी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया है कमेंट बॉक्स में। गरवी लोक नृत्य, इसीलिए मैंने आज इस सवाल को लिया है। आपकी परीक्षा में सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। गुजरात, राजस्थान, गोवा, असम, तो आपको दोस्तों याद रखना है गरवी लोक नृत्य, इसका संबंध कहाँ से है? ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। और कौन सी जनजाति के द्वारा किया था? भील द्वारा। जो भील जनजाति है उसके द्वारा दोस्तों किया जाता है, जनजाति के द्वारा।
ये बहुत ही फेमस उनका लोक नृत्य है गरबी, इसको आप नोट करके रखें। राजस्थान का आपको याद होगा कालबेलिया, कालबेलिया और गणगौर, इन दोनों का संबंध कहाँ से है? इन दोनों का संबंध भी है राजस्थान से। गुजरात का क्या है? गरबा, आपको याद रखना है। गरबा और गरबी ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, इनको आप नोट करके रखें। गोवा, गोवा के दोस्तों दो बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं, देखनी और फुगड़ी। फुगड़ी और देखनी ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के हैं। आप याद कीजिएगा गोवा से मैंने आपको क्या क्या नोट कराया है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। और साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। असम, असम में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? बिहू, आपको याद होगा ये दोस्तों कटी बिहू होता है, भोगली बिहू होता है, ये 2-3 प्रकार की बिहू होती है, इनका संबंध कहाँ से है? असम से। वांचुआ फेस्टिवल, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? असम से। और दोस्तों अंबुबाची का मेला, ये दोस्तों कहाँ किस मंदिर पर लगता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अंबुबाची का मेला कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अंबुबाची का मेला किस मंदिर से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मुद्रा राक्षस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? अलबरूनी, विशाखदत्त, शूद्रक, जयदेव। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मुद्रा राक्षस मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। विशाखदत्त, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखदत्त की पुस्तक है। बात करते हैं अलबरूनी, इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की पुस्तक है। शूद्रक, इनकी एक पुस्तक है मृक्ष कटिकम, आपको याद होगा मृक्ष कटिकम, ये किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है। जयदेव, इनकी एक पुस्तक है गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों जयदेव की पुस्तक है। अब दोस्तों 1 से 2 पुस्तकें मैं बोल रहा हूं, इनको आप नोट कर लें। बुद्ध चरित दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की पुस्तक है। अष्टाध्यायी ये किसकी पुस्तक है? पाणिनि जी की पुस्तक है। एक दोस्तों महत्वपूर्ण है CU की, ये पुस्तक किसकी है? ये दोस्तों ह्वेन सांग की पुस्तक है, इसको आप नोट करके रखें। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। इन सब चीज़ों को आप नोट करके रखें, 100% आपकी परीक्षा में नंबर देके जाएंगी सारी पुस्तकें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, आप नोट करके रखना, ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपको पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरे साल आने वाली सारी परीक्षाओं के में पूछा जाता है। आप सब जानते हैं नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। दोस्तों एंटन जिलिंगर, जॉन क्लोजर और एलियन एस्पेक्ट और उपरोक्त सभी, यानी कि नोबेल पुरस्कार 2022 का भौतिक का किसको दिया गया है? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। मैंने आपको दोस्तों केमिस्ट्री के भी बताए हैं, अब आपको कमेंट करके बताना है कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन 3 लोगों को दिया गया है। तीनों लोगों के नाम आपको छाप के बताने हैं। तब तक दोस्तों मैं आपको 1 से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों चिकित्सा का किसको दिया गया? स्वांते पावो, ये दोस्तों इनको चिकित्सा का दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का, इसकी शुरुआत दोस्तों 1968 के आसपास हुई थी, इसको आप नोट करके रखेंगे। वैसे तो 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाने लगा। और दोस्तों इस बार किसको मिला? एनी एर्नॉक्स करके हैं एक, इनको दोस्तों मिला है क्या? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों चिकित्सा का किसको? स्वांते पावो। अर्थशास्त्र का किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को। मैंने आपसे केमिस्ट्री का पूछा, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार भौतिकी का किसको मिला है? भौतिकी का एंटन जिलिंगर, जॉन क्लोजर, एलियन एस्पेक्ट। अब दोस्तों एक बचता है शांति का। आपको याद होगा व्यक्तिगत रूप में किसको मिला था? एलिस को मिला था। एलिस वेलातस्की करके एक नाम है, आपको खाली एलिस याद रखना है, एलिस को मिला था, इसको नोट करके रखें। और दोस्तों 2 संस्थाएं थी, कौन कौन सी थी? एक रूस की संस्था थी मेमोरियल, और एक दोस्तों यूक्रेन की संस्था थी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इन दोनों संस्थाओं को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन 4 से 5 नामों को आप नोट कर लें, 100% आपसे परीक्षा में सवाल बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
सवाल हमसे पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। हिस्ट्री का एकदम लल्लन टॉप सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। 100% आप यहां से 2 से 4 नंबर पक्के करने वाले हैं आज की क्लास से। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1927 में, 28 में, 29 में, 30 में। तो आपको ध्यान में रखना है नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ ले 1927, इसको क्या होता? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? गठन तो आपको ध्यान रखना 1927 में। और ये दोस्तों भारत कब आया था? ये भारत आया था 1928 में। ये बातें आपको नोट करनी है। 1929 इसमें क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। और दोस्तों इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों एक तारीख आपको और याद रखनी, 8 अप्रैल 1929। इसमें दोस्तों सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त इन दोनों ने दोस्तों असेंबली में बम फेंका था। आपको याद होगा, सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 1930 इसको क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? 1930 का है। इसको भी आपको नोट करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है हमारा फिजिक्स का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? भारी जल, ग्रेफाइट, चारकोल, ए और बी दोनों। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ सवाल है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। और दोस्तों ग्रेफाइट, इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का, अमीनो अम्ल का, आइसोप्रीन का, गैलेना का। तो आपको दोस्तों याद करना है प्राकृतिक रबड़ ये किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। न्यूक्लियोटाइड ये किसका बहुलक है? डीएनए। आपको याद होगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों अमीनो अम्ल ये किसका है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। गैलेना दोस्तों किसका? एच का है, लेड का। किसका? लेड यानी कि शीशे का एच का। इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आवृत्ति। मैंने आपको बताया हुआ है आवृत्ति, इसका मात्रक कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सवाल आसान है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है ये बुध ग्रह सबसे पास में स्थित है। अब दोस्तों आप इसको याद कैसे करेंगे? आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछी जाएगी। मान लीजिएगा ये दोस्तों सूर्य है आपका। आप मान लीजिएगा ये आपका सूर्य है, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों सबसे पहले क्या कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर दोस्तों मंगल, बृहस्पति। फिर दोस्तों आता है शनि, फिर आता है अरुण, और सबसे अंत में आता है वरुण। ये दोस्तों बिल्कुल सही क्रम है। इसी क्रम में आप इसको याद करेंगे। आपसे सवाल कैसा भी घुमा के पूछे, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आपसे पूछ लेगा सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है, तो आपको दोस्तों तुरंत आप बता देंगे 1 2 3 4 5 बृहस्पति 5वां ग्रह है। आपसे 5वां ग्रह पूछे, 4था ग्रह पूछे, आप तुरंत बता देंगे। बिल्कुल राइट क्रम है। इसको आप ऐसे ही याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जितने हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे ग्रह हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। कैसे? ये आंतरिक ग्रह हैं। इसको भी आपको नोट करना है। और दोस्तों कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कैसे ग्रह हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों बाह्यतम ग्रह हैं। कैसे? बाह्य ग्रह हैं। इसको भी आपको नोट करना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, ये सबसे बाह्यतम ग्रह है। सवाल आपकी परीक्षा में सीजीएल में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको इन 20 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। अपना स्कोर कमेंट कर आपको जरूर बताना है। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।